आज फिक्र की शुरुआत उस शब्द से करते हैं जिसकी गूंज दुनिया के कई देशों में सुनाई दे रही है। वो शब्द है संविधान। संविधान संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानूनी ढांचा होता है जिसमें किसी देश के मौलिक सिद्धांत, संरचना, प्रक्रियाएं, शक्तियां और कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन यह शब्द पिछले 24 घंटे से दुनिया के कई देशों में अलग अलग वजहों से ट्रेंड कर रहा है। इसे समझने के लिए आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ भी नहीं ली, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कहकर हलचल मचा दी। ट्रंप ने ऐसा इशारा कर दिया है जो अमेरिका में पिछले 73 साल में कोई राष्ट्रपति नहीं कर सका। ट्रंप ने कहा कि वो तीसरे टर्म के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ट्रंप को संविधान बदलना होगा। क्या वो ऐसा करने वाले हैं? वहीं भारत में राहुल गांधी ने संविधान की लाल किताब फिर लहराई। इससे वो अपने विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने कह दिया है कि बांग्लादेश के संविधान से सेक्युलर शब्द हट जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में 90% मुसलमान रहते हैं। आज हम 3 देशों में इसी संविधान शब्द पर फिक्र की फाइल खोलेंगे। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप अपने बेबाक अंदाज और अप्रत्याशित व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो ऐसी चीजें कह जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता है, लेकिन ट्रंप ने इस बार कुछ ऐसा कह दिया है जिससे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस और चीन में भी हलचल मचनी तय है। ट्रंप ने इशारों में कह दिया कि वो राष्ट्रपति के तौर पर तीसरे कार्यकाल के लिए भी तैयार हो सकते हैं। हल्के फुल्के अंदाज में ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने यह बयान दिया है, लेकिन इसके बाद दुनिया के कई देशों में ट्रंप का तीसरा टर्म ट्रेंड कर रहा है। वैसे व्हाइट हाउस की कुर्सी में ताकत ही इतनी है कि कोई भी राष्ट्रपति यही चाहता है कि वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर लंबे वक्त तक रहे, लेकिन वहां का संविधान किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनने की इजाजत देता है। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अभी से 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तरफ इशारा कर दिया है। जिस तरह पुतिन और जिनपिंग ने अपने देशों का संविधान बदलकर लाइफ टाइम कुर्सी का जुगाड़ किया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप भी उसी राह पर चल रहे हैं? क्या ट्रंप भी पुतिन और जिनपिंग की तरह असीम शक्ति पाना चाहते हैं? आप ये रिपोर्ट देखें। ट्रंप के इन शब्दों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने उस ओर इशारा कर दिया है जो पिछले 73 साल में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर सका। क्या ट्रंप 2028 में भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? लेकिन अगर ट्रंप ये सपना देख रहे हैं तो उन्हें अमेरिका का संविधान बदलना होगा। अमेरिका का संविधान किसी को भी तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से रोकता है। ट्रंप को अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन हटाना होगा। ट्रंप को तीसरे टर्म के लिए दोनों सदनों में 67% बहुमत चाहिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 290 सीट चाहिए। अभी ट्रंप के पास 312 सीटें हैं। सीनेट के 100 सदस्यों में से ट्रंप को 67 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अभी ट्रंप के पास 51 सीटें हैं। इसके अलावा ट्रंप को हर राज्य में इस प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पास करवाना होगा। अगर ट्रंप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो वो तीसरी बार 2028 में भी चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। वहीं रूस में पुतिन और चीन में जिनपिंग अपने अपने देशों के संविधान में संशोधन कर आजीवन सत्ता के लिए अपना दावा ठोक चुके हैं। पुतिन साल 2000 और 2004 में रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2008 में पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बने। 2012 में पुतिन फिर रूस के राष्ट्रपति बने। पुतिन ने अपना कार्यकाल 6 वर्ष का किया। 2018 में पुतिन फिर रूस के राष्ट्रपति बने। 2020 में पुतिन ने रूस के संविधान में संशोधन किया। 2024 में पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति बन गए। वहीं जिनपिंग की बात करें तो वो साल 2013 में 5 साल के लिए चीन के राष्ट्रपति बने। 2018 में जिनपिंग दूसरी बार राष्ट्रपति बने। इसी वर्ष जिनपिंग ने संविधान में संशोधन भी किया। 2023 में जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए। और अब ट्रंप को लेकर भी यही बातें की जा रही हैं कि वो पुतिन और जिनपिंग की तरह संविधान में संशोधन कर तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं। यहां ट्रंप कैबिनेट में हुई एक बेहद अहम नियुक्ति का जिक्र करना जरूरी है। ये ट्रंप के व्हाइट हाउस वाले सियासी आंगन की तुलसी हैं।
हम बात कर रहे हैं अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद तुलसी गबार्ड की। ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी है। ये वो तुलसी गबार्ड है जिन्होंने इस साल ही ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि बाइडेन सरकार ने उन्हें सीक्रेट टेरर वॉच लिस्ट में डाल दिया था। और अब विडंबना देखिए, वही तुलसी गबार्ड अब अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जैसी अहम जिम्मेदारी निभाएंगी। 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके अंडर में होंगी। ये तस्वीरें देखिए। तुलसी गबार्ड सिर्फ 43 वर्ष की हैं, लेकिन उनका सीवी काफी वजनदार है। तुलसी के हृदय में सनातन के लिए प्रेम तो दिखता ही है, लेकिन वो स्नाइपर से दुश्मनों पर हमला बोलना भी जानती हैं। ट्रंप की कैबिनेट में तुलसी की एंट्री पर यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। वो बंदूक भी चलाती है, वो सनातन की शिष्या है, वो दुश्मनों पर कहर भी ढाती है। Tulsi Gabbard. अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद अब अमेरिका में इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनने जा रही है। तुलसी पहले बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता थी, लेकिन बाइडेन सरकार में रहते हुए ही उन्होंने बाइडेन की नीतियों पर सवाल उठाए थे। पिछले महीने वो रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थी और अब ट्रंप ने उन्हें बेहद अहम जिम्मेदारी दी है। इस पर तुलसी गबार्ड ने कहा है, धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप, मुझे आपकी कैबिनेट का सदस्य बनने का अवसर देने के लिए, ताकि मैं अमेरिकी जनता की सुरक्षा, स्वतंत्रता और सलामती की रक्षा कर सकूं। मैं काम शुरू करने के लिए तैयार हूं। बहुत से लोग तुलसी गबार्ड को एक नेता के तौर पर जानते हैं, लेकिन तुलसी एक कर्नल के तौर पर अमेरिकी सेना में अपनी सेवाएं भी दे चुकी है। तुलसी 1 दशक पहले लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर इराक युद्ध में लड़ चुकी हैं। तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की नहीं है। पिता ईसाई थे, मां ने हिंदू धर्म अपनाया था। 22 साल की उम्र में अमेरिकी संसद में पहली हिंदू सांसद बनी। भारत अमेरिकी रिश्तों की पैरोकार रही हैं। 2013 में तुलसी गबार्ड ने फूल माला पहनकर और गीता पर हाथ रखकर सांसद पद की शपथ ली थी। 2016 में डेमोक्रेट्स की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार थी, लेकिन बाद में वो राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो गई थी। तुलसी ने साल 2019 में तब सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने भारतवंशी कमला हैरिस को एक डिबेट में हरा दिया था। 2022 में तुलसी गबार्ड ने पार्टी छोड़कर फॉक्स न्यूज ज्वाइन कर लिया था। वहां उन्होंने कई शोज होस्ट किए। अब वो अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर जैसी बेहद अहम जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण भी बदल सकते हैं। ऐसे में दुनिया भर के कई देश अलग अलग तरह से अमेरिका को लुभाने में जुट गए हैं, कॉमन इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं ट्रंप के साथ। इसी लिस्ट में एक देश है साउथ कोरिया। आपको याद होगा किस तरीके से बाइडेन और इन साहब ने जुगलबंदी की थी गाकर। इन दिनों साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल गोल्फ खेलना सीख रहे हैं। ऐसी खबर है कि वो ट्रंप के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए गोल्फ के मैदान में घंटों बिता रहे हैं, ताकि कूटनीतिक पसीना थोड़ा कम बहाना पड़े। सभी जानते हैं कि ट्रंप गोल्फ खेलने के बेहद शौकीन हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव प्रचार हो रहा था, उसके दौरान भी ट्रंप 1-2 दिन का ब्रेक लेकर गोल्फ खेलने पहुंच जाया करते थे। और अब साउथ कोरिया के राष्ट्रपति भी गोल्फ स्टिक लेकर घंटों प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी यूं सुक योल भी समझ चुके हैं कि ट्रंप के दिल का रास्ता गोल्फ कोर्स से होकर गुजरता है। नॉर्थ कोरिया से टेंशन के बीच साउथ कोरिया में अमेरिका का बड़ा बेस है। साउथ कोरिया को डर है कि अगर अमेरिका से रिश्ते बिगड़ गए तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए चाहे गोल्फ खेलना हो या फिर दूसरे कूटनीतिक दांव आजमाने हो, साउथ कोरिया ट्रंप को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा है। खैर, अमेरिका की तरह संविधान में बड़े बदलावों की मांग बांग्लादेश में भी उठी है और यह बहुत चिंताजनक खबर है। और वहां पर उठी है मांग अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बेहद खतरनाक है, खासकर वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए, जिन पर 5 अगस्त से ही सोची समझी साजिश के तहत सिलसिलेवार तरीके से हमले हो रहे हैं। यूनुस सरकार की अदृश्य छूट पर ही कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी और वहां की पुलिस हिंदुओं के साथ आक्रांताओं जैसा हिंसक बर्ताव कर रही है।
और इतने अत्याचार करने के बाद भी जब मन नहीं भरा तो अब संविधान से ही धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की तैयारी है। और इसके लिए तर्क यह दिया जा रहा है कि वहां 90% मुस्लिम है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द की आवश्यकता नहीं है। ऐसे माहौल में बांग्लादेशी हिंदुओं की फिक्र वाली यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये हैं बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज़्ज़मा। इन्होंने वहां की एक अदालत में जस्टिस फराह महमूद और जस्टिस देवाशीष रॉय चौधरी की बेंच के सामने अजीबोगरीब दलील दी। कहा कि देश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए क्योंकि इस देश में 90% आबादी मुस्लिम है। बांग्लादेश में लोगों को पहले अल्लाह पर लगातार भरोसा और विश्वास था और मैं इसे वैसा ही चाहता हूं जैसा ये पहले था। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज़्ज़मा बांग्लादेश को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं को कितने हक दिए जाएं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्हें इतनी बड़ी बात कहने का साहस कहां से मिला? असल में किसी भी देश में अटॉर्नी जनरल वहां की सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और जब वो अदालत में कोई बात कहता है तो असल में अपनी सरकार के मन की बात ही कह रहा होता है। यानी बांग्लादेश में अटॉर्नी जनरल ने अगर संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग रखी है तो जाहिर है कि इस मांग के पीछे मोहम्मद यूनुस की सरकार मजबूती से खड़ी है। इसका नुकसान वहां के रहने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को उठाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने इस संबंध में अदालत के सामने 15वें संशोधन की वैधता को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 2A कहता है कि राज्य सभी धर्मों के पालन में समान अधिकार और समानता सुनिश्चित करेगा, जबकि अनुच्छेद 9 बंगाली राष्ट्रवाद की बात करता है और ये दोनों ही बातें विरोधाभासी हैं। संविधान में संशोधन लोकतंत्र को तो दर्शाते हैं, लेकिन इससे तानाशाही को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। मोहम्मद यूनुस से पूछा जाना चाहिए कि किसी भी देश में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाने से तानाशाही को बढ़ावा कैसे मिल सकता है? धर्मनिरपेक्षता तो उस देश की लोकतांत्रिक मजबूती को ही दर्शाती है, लेकिन लगता है कि मोहम्मद यूनुस को इन बातों की शायद ही कोई चिंता है, क्योंकि उनके अटॉर्नी जनरल ने शेख मुजीबुर रहमान को ही राष्ट्रपिता कहने पर आपत्ति जता दी है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी में सबसे बड़ी बाधा कहा है। यानी मोहम्मद यूनुस जब बांग्लादेश की आजादी के नायक का ही अपमान करने पर उतारू हो तो उनसे हिंदुओं को संवैधानिक हक दिए जाने की उम्मीद करना बेमानी है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना था और 1972 में यहां जो संविधान बना उसमें राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष को 4 प्रमुख स्तंभ माना गया। लेकिन वर्ष 1988 में सैन्य तानाशाह हुसैन मोहम्मद इरशाद ने बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया था। हालांकि वर्ष 2011 में संविधान में फिर से 15वां संशोधन हुआ, जिसके तहत धर्मनिरपेक्षता को वापस लाया गया था। अब मोहम्मद यूनुस के अटॉर्नी जनरल उसी सेक्युलरिज्म शब्द को संविधान से दोबारा हटाना चाहते हैं। सोचिए, बांग्लादेश के संविधान में से अगर सेक्युलर शब्द हटाया गया तो इसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। पहली बात, बांग्लादेश पूरी तरह से ऐसे इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा जहां कट्टरता को पूरा डिस्काउंट मिलता है। यह वही स्थिति है जो पाकिस्तान की है। और दूसरी बात, संविधान में सेक्युलर शब्द शामिल होने से वहां की सरकारें अब तक धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर पाती थी, लेकिन यूनुस सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से धर्म के आधार पर भेदभाव की खुली छूट मिल जाएगी। वैसे भी वहां पर जिस तरह से बीते 5 अगस्त से हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, तो ऐसे में सवाल यह भी है कि बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता बची कहां? एक तरह से वहां पर सेक्युलरिज्म एकदम कागजी है। संविधान शब्द सिर्फ अमेरिका और बांग्लादेश में ही ट्रेंड नहीं कर रहा है, भारत की राजनीति में भी यह शब्द इन दिनों चर्चा का विषय है। और इसकी वजह है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी।
जो बीते लोकसभा चुनाव से ही अपनी हर चुनावी रैली में संविधान की एक छोटी सी लाल किताब लेकर मंच पर आते हैं और चुनावी भाषणों में इसे ही दिखाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो देश में संविधान को खत्म करना चाहती है और वंचित वर्गों को मिले आरक्षण का अधिकार छीनना चाहती है। यही बात उन्होंने अब महाराष्ट्र की चुनावी जनसभा में भी कहनी शुरू कर दी। इस कारण से वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर भी आ चुके हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री तक अपनी रैलियों में राहुल गांधी की लाल रंग वाले संविधान को कोरी किताब बता चुके हैं। हालांकि आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी रैली करने पहुंचे तो एक बार फिर से लाल रंग के संविधान की इस प्रति को दिखाकर पीएम मोदी पर उन्होंने सीधा अटैक किया। संविधान की उस किताब को जनता के सामने खोलकर दिखाते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने संविधान को खोखला कहकर बिरसा मुंडा, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, महात्मा फुले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और बीजेपी लोगों को आपस में लड़ाती है। यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि आज पीएम मोदी भी महाराष्ट्र की धरती पर थे। छत्रपति संभाजीनगर में रैली की थी। इस रैली में औरंगजेब का नाम लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया था, कांग्रेस को आरक्षण विरोधी मानसिकता का बताया था और आरोप लगाया था कि कांग्रेस लोगों को आपस में लड़ाकर सत्ता में आना चाहती है, इसीलिए एक है तो सेफ है। आपको महाराष्ट्र का रण जीतने वाली दोनों के बीच की यह जुबानी फायरिंग जरूर देखनी पर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे, वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रोक देंगे। नरेंद्र मोदी जी, ये संविधान खोखला नहीं है। इस संविधान में हजारों साल की सोच, इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और जब आप इसे खोखला कहते हो तो आप हिंदुस्तान, बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी ने कुल मिलाकर 3 रैलियां की थी। छत्रपति संभाजीनगर और पनवेल के बाद पीएम मोदी शाम को मुंबई में थे। यहां शिवाजी पार्क में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान महाविकास अघाड़ी पर चुन चुनकर हमले किए। महाअघाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अघाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अघाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो अघाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। ये वो अघाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। साथियों, राजनीति में एक दूसरे पर वार पलटवार करना समझ में आता है, लेकिन जब बात देश की उपलब्धि की हो तो हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि वह देश को अपने दल से ऊपर रखे। लेकिन अघाड़ी वालों के लिए देश से ऊपर उनका दल है।
जब भारत आगे बढ़ता है तो अगाड़ी वालों को तकलीफ होती है।